हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने अकाउंटिंग चैनल में, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टैक्सेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, तो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है, क्योंकि जो जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके जो सिलेबस में 60% वेटेज है वो अकाउंटिंग का है, ग्रेजुएशन की अकाउंटिंग। तो उसमें टैक्सेशन एंड लॉ प्रैक्टिस जो है उसमें आपसे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पूरा जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है, कब लगाया गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल जो बेसिक जानकारियां हैं वो लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जीएसटी से रिलेटेड, एंड देन आगे वाले जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे वो इससे रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन से रहेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, जीएसटी के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें या जीएसटी के पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका शॉर्ट नेम हम लिख सकते हैं जीएसटी। तो मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जो कि किस पे लगता है, गुड्स और सर्विस पर लगता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि कौन से टाइप का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जिसका ये जहाँ पे लगता है वो उसका भार वहन नहीं करके जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो इसका क्या करता है, भार वहन करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें या इसके बारे में अगर हम बात करें कि विश्व में पहली बार जीएसटी किसने लगाया होगा, ठीक है, ऐसा कौन सा देश होगा या ऐसा कौन सा कंट्री होगा जिसने जीएसटी के बारे में सोचा होगा और जीएसटी जैसा टैक्स स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो अगर हम बात करें कि विश्व में पहली बार कौन सा देश था जिसने जीएसटी लागू किया था, तो दोस्तों वो फ्रांस था। फ्रांस ऐसा देश था जिसने जीएसटी को सबसे पहली बार लागू किया था 1954 में। ठीक है, तो फ्रांस ने सबसे पहली बार इसको लागू किया था 1954 में अपने देश में। इसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बाकी सारे देशों ने भी जीएसटी को अपने देश में लागू किया था। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहली बार जो जीएसटी लगाया गया, भारत में ये लगाया गया 1 जुलाई 2017 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड है। पूरे संपूर्ण भारत में 2017 में जीएसटी लागू हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू किया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जीएसटी 2017 से लागू किया गया, तो ऐसी तो हुआ नहीं होगा कि 2017 में ही सोच लिया कि जीएसटी लागू करना और 2017 में ही जीएसटी भारत में लागू हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो जीएसटी के लिए जो कार्य प्रक्रिया है वो बहुत पहले से चालू हो गई थी भारत में, इसके बारे में बहुत पहले से सोचा जाने लगा था। तो देखिए, सबसे पहली बार 2000 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उन्होंने जीएसटी को लगाने की सिफारिश की थी सबसे पहली बार। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2004 में जो केलकल कार्य दल था उन्होंने भी इसकी सिफारिश की थी। तो मतलब ये 2000 से ये प्रक्रिया चालू हुई थी कि जीएसटी लगाया जाए भारत के अंदर, जो कि वास्तव में 1 जुलाई 2017 को जाकर के समाप्त हुई और 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी हमारे भारत में लागू हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी थी। अब देखिए, ये बात करते हैं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लगाया गया, तो इससे पहले भी तो कोई ना कोई कर लगाया जाता होगा, ठीक है, जिसके जगह पे इसे लगाया गया। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले भारत में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे थे जिनको कि खत्म करके जीएसटी को लगाया गया भारत के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पुराने ऐसे कितने टैक्स थे जिनको कि सम्मिलित कर करके जीएसटी भारत में लगाया गया। तो देखिए, मैं आपसे बात करती हूँ कि कौन कौन से टैक्सेस थे पुराने इनडायरेक्ट जिन्हें खत्म करके जीएसटी लगाया गया। तो देखिए, पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो बहुत सारे थे जो कि डिवाइड थे 2 भागों में। ठीक है, कुछ टैक्सेस तो लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ टैक्सेस लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती थी, देखिए
सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती थी उसमें पहला नंबर था एक्साइज ड्यूटी, फिर अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड था सर्विस टैक्स जो कि सेवाओं पे लगाया जाता था, और थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड था सेंट्रल सेल टैक्स जिसको CST भी कहते हैं, और एक जो फोर्थ लगाया जाता था वो होता था एडिशनल ड्यूटीज ऑन कस्टम। तो ये वो 4 प्रकार के टैक्स थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती थी इनडायरेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी उसमें फर्स्ट नंबर पे था वेट, जिसमें राजस्थान में आर वेट। फिर सेकेंड अगर हम बात करें तो था एंट्री टैक्स। थर्ड अगर हम बात करें तो था ऑक्ट्रॉय। फोर्थ अगर हम बात करें तो था लग्जरी टैक्स। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एडवर्टाइजमेंट टैक्स। और सिक्स अगर हम बात करें तो स्टेट के कुछ सेसेस चल रहे थे, ठीक है, तो स्टेट के सेसेस एंड सरचार्ज। तो ये सारे वो टैक्स थे जो कि पहले जीएसटी से पहले लगाए जाते थे, ठीक है। तो देखिए हम बात करें सेंट्रल की तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स और एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम। कस्टम अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो एडिशनल ड्यूटी लगती थी वो ख़त्म कर दी गई है। और स्टेट की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडेड टैक्स और एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, स्टेट सेसेस एंड सरचार्ज, इन सभी को हटा करके इनको भी और इनको भी, इन सभी टैक्सेस को हटा करके उसका रिप्लेसमेंट किससे कर दिया गया है? जीएसटी से, ठीक है। तो जीएसटी एक अकेला टैक्स हो गया है इन सभी टैक्सेस के जगह पे। तो ये सारे टैक्सेस मिला करके, सम्मिलित करके पूरे संपूर्ण भारत में एक टैक्स लगाया गया, ठीक है। अब देखिए जीएसटी लगाने से पहले क्या होता था कि जीएसटी लगाने से पहले जो राज्य सरकारें होती थी वो अपने अपने राज्यों में जो वस्तु और सेवाओं पर कर लगाती थी उनकी दरों में बहुत अंतर होता था। जैसे राज्य से दूसरे राज्यों में एक ही वस्तु पर कर की दरों में क्या होता था? अंतर होता था। तो जीएसटी लगने के बाद में सभी राज्यों में वो कर की दरें कैसे होने लग गई? समान होने लग गई, ठीक है। और इतने सारे जो टैक्सेस हैं उनको हटा करके सिर्फ एक ही टैक्स लगाया गया। इसीलिए जब जीएसटी का प्रमोशन किया गया, प्रचार किया गया, तो ये नारा दिया गया कि वन कंट्री वन टैक्स, मतलब एक देश है तो टैक्स भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, इतने सारे टैक्सेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस मिला करके हमारे देश में जीएसटी लगा दिया गया। कब लगाया गया? डेट आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 से लगा दिया गया, ठीक है। तो ये तो था आपके कि कौन कौन से टैक्सेस को मिला करके जीएसटी लगाया गया। अब आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर जीएसटी लगाया क्यों गया। ये सब चल रहे थे तो इनों में क्या दिक्कत थी कि हमें जीएसटी लगाना पड़ा। तो जीएसटी का आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी या जीएसटी क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं हटा दूँ
चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताती हूँ कि देखिए क्या होता था कि पहले जो टैक्सेस चल रहे थे वो चल तो रहे थे, बहुत सारे टैक्सेस थे, आपको दिख ही रहे। तो देखिए ये टैक्सेस सब हटा करके एक ही टैक्स लगाया। एक तो ये बात हो गई कि देखिए इतने सारे टैक्सेस चल रहे होंगे तो टैक्स की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता था, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मतलब अगर हिंदी में हम कहें तो कर संरचना बहुत ही बोझिल और जटिल होने लगी थी, और इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते थे। तो उसकी जगह पे ये सारे जो टैक्सेस हैं उनको हटा के सिर्फ एक टैक्स लगाया गया, जिससे कर संरचना क्या हो जाए, सरल हो जाए, बिल्कुल ईजी हो जाए। ठीक है। और अगर पहले वाले टैक्सेस की बात करें तो उनमें बहुत सारी कमियां भी थी। मतलब पुराने कर ढांचे की या पुराने टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, और उन कमियों को दूर करने के लिए भी जीएसटी को भारत में लगाया गया। ठीक है। तो अगर कमियों की अगर हम बात करें तो कमियां देखिए क्या थी कि पहले केंद्र और राज्य के बहुत सारे कर प्रचलित थे, इसकी वजह से कर प्रक्रिया बहुत ही बोझिल और जटिल होने लगी थी। ये बात तो कॉमन हो गई। फिर सेकेंड बात देखिए कि जीएसटी का जो पुराने वाले जो टैक्सेस है उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी, और जीएसटी लगने के बाद में जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे हमने क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। तो ऑनलाइन करने के बाद में ये प्रक्रिया बिल्कुल, ये प्रोसेस जो है बिल्कुल क्या हो गई, ईजी हो गई। नहीं तो पहले इतने सारे टैक्सेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ एंड देन इतने सारे टैक्सेस को पेड करो, तो वो बहुत सारा क्या हो जाता था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता था। तो उससे निपटने के लिए फिर इन सबको ख़त्म करके सिर्फ एक टैक्स लगाया गया, और उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत ईजी है, जो कि स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए किसी के भी लिए अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन ई पोर्टल के जरिए इसको करवा सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि पूर्व वाले जो कर स्ट्रक्चर था, जो पुराना कर स्ट्रक्चर था, उसमें क्या थे कि एग्जम्पशंस बहुत सारे थे। मतलब बहुत सारे जो गुड्स और बहुत सारी जो सर्विसेज थी उसके एग्जम्पशन की लिस्ट भी बहुत बड़ी थी, तो उसको ख़त्म करके शॉर्ट एग्जम्पशन लिस्ट बनाई गई। तो ये भी इसमें सुधार किया गया। और अगर हम बात करें कि पहले वाले जो कर थे उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी एक ही वस्तु के ऊपर जो दरें थी उसमें भी बहुत भिन्नता थी, तो उसको समाप्त करने के लिए भी जीएसटी को लगाया गया। ठीक है। और ये भी बात थी कि पहले जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजते थे तभी ही टैक्स क्रेडिट मिल पाती थी। टैक्स क्रेडिट जो मिलती है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम सप्लाई करते हैं तो ही मिलती थी, राज्य से राज्य में करने पर नहीं मिलती थी। तो मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे हमारे पुराने जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके, तो उसको ख़त्म करने के लिए ही जीएसटी को भारत में लगाया गया। ठीक है। तो ये आवश्यकता पड़ी थी जीएसटी को लगाने की। अब अगर आगे हम बात करें कि जीएसटी को लगाया गया तो जीएसटी है किस टाइप का टैक्स, मतलब इसके फीचर्स क्या है वो अभी हम देखते हैं। अब जीएसटी के बारे में पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस टाइप का टैक्स है और इसके क्या क्या फीचर है, किस तरह से लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अभी हम यही देखते हैं, इसको मैं रफ कर लेती हूँ जो ये मैटर है। आगे अब एक एक करके हम इसके फीचर्स के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर हम फीचर्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके सामने फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो देखिए इसका जो फर्स्ट फीचर या फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट विशेषता की तो फर्स्ट विशेषता इसकी है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ये देखिए डेस्टिनेशन बेस क्या होता है, गंतव्य आधारित कर। इसको हम कहेंगे डेस्टिनेशन बेस टैक्स, जिसे हम कहेंगे गंतव्य आधारित कर। देखिए गंतव्य आधारित कर का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा टैक्स है जो कि अंतिम जो उपभोक्ता होता है, फाइनल कंज्यूमर या फाइनल कस्टमर जो होता है वह उस जगह पे लगाया जाता है। ठीक है। तो जो कंजप्शन का पॉइंट होता है, एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, हम ये कह सकते हैं एट द पॉइंट
ऑफ कंजप्शन। तो ये कंजप्शन के पॉइंट पर लगने वाला टैक्स है, इसलिए हम इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो इसका जो कलेक्शन होगा फाइनली वो स्टेट करेगा, जो स्टेट इसका कंजप्शन करेगा किसी गुड्स का। ठीक है, और अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो जो कंज्यूमर है फाइनली वो इसका क्या करेगा, भार वहन करेगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब पहले वाले जो टैक्स लगते थे वो किस पे लगते थे, प्रोडक्शन पे लगते थे। ठीक है, और जहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती थी या जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे वहाँ पे वो लगने वाले टैक्स थे, जबकि ये वाला जो टैक्स है वो कहाँ पे लगता है, कंजप्शन के पॉइंट पर लगता है, इसलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है उस पॉइंट पर लगने वाला ये कर है। अब अगर हम बात करें इसके सेकेंड फीचर की, तो सेकेंड फीचर देखिए इसका क्या है कि इसका जो टैक्स इवेंट है वो क्या है। टैक्स इवेंट की अगर हम बात करें तो जीएसटी का टैक्स इवेंट क्या है वो अभी हम देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टैक्सेबल इवेंट। तो देखिए टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब कर कब लगाया जाएगा, मतलब हम कर कब लगाएंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे टैक्सेबल इवेंट। मतलब ऐसा क्या होगा कि हमें कर लगाना पड़ेगा। तो टैक्सेबल इवेंट की अगर हम बात करें तो सप्लाई जो है, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी के लिए। मतलब जहाँ पे सप्लाई हो रही है वहाँ पे क्या होगा, ये टैक्स लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक पर्सन ने किसी से माल परचेज किया, सप्लाई हुई तो सप्लाई में उस जगह पे लग गया, फिर उसने क्या किया, उस गुड्स को किसी और कस्टमर को सेल कर दिया तो वहाँ पे भी सप्लाई हुई, तो वहाँ पे भी ये टैक्स लगेगा। लेकिन है ये टैक्स कैसा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब ये फाइनली जो कंजप्शन वाला पॉइंट है वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अब पहले तो क्या होता था, जहाँ पे प्रोडक्शन होता था वहाँ पे लगाए जाते थे वो टैक्स, और अभी ये जो टैक्स है वो कंजप्शन लेवल पे जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे लगाया जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर है। तो देखिए लिखते हैं इसका ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर। ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर अगर हम इसे हिंदी में कहें तो द्विविध करारोपण। द्विविध करारोपण। अब देखिए द्विविध करारोपण क्या होता है, ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो डबल टैक्सिंग वाला है। कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें एक ही स्टेट के अंदर, तो एक ही स्टेट के अंदर अगर सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, पहले तो CGST लगेगा। ठीक है, CGST का मतलब होगा सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, और अगर दूसरा जो लगेगा वो लगेगा SGST। मतलब ये बात है कि हम एक ही जो सप्लाई कर रहे हैं उस पर दो प्रकार के टैक्स लगेंगे। ठीक है, एक तो लगेगा CGST और दूसरा लगेगा SGST। तो मतलब एक ही जो कर रहे हैं हम ट्रांसफ़र, उसी ट्रांसफ़र पे दो प्रकार के टैक्स एक साथ में लगेंगे, इसलिए इसको कहते हैं ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसमें दोनों टैक्स साथ साथ में लगेंगे। अगर हम एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं तो एक ही स्टेट में एक ही सप्लाई के ऊपर दोनों टैक्स साथ में लगेंगे, और अगर हम स्टेट के बाहर जाते हैं तो फिर वो दूसरा टैक्स लगेगा जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड GST, IGST। तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 में वही लिखते हैं इंटीग्रेटेड GST। अब देखो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसका शॉर्ट में अगर नेम बात करें हम तो वो है IGST। तो देखिए ये दोनों जो टैक्स है CGST और SGST, ये तो लगते हैं किसी एक ही राज्य के अंदर जब हम सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर लगते हैं दोनों साथ एक साथ में। ठीक है, और IGST की बात करें तो जब हम स्टेट से बाहर जाते हैं, राज्य से बाहर जाते हैं सप्लाई, तो उस समय लगने वाला टैक्स होगा IGST, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपना कौन सा लगाती है, SGST लगाती है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा आगे जब लेजिस्लेटिव इसका फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, विधायी संरचना पढ़ेंगे हम इसकी, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी
स्टडी करेंगे। यहाँ पे तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जीएसटी के अंदर क्या है, ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही राज्य के अंदर आप सप्लाई कर रहे हो, एक ही राज्य के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस पर दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक तो सीजीएसटी लग जाएगा और दूसरा उसी के साथ में एसजीएसटी लग जाएगा। मतलब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों टैक्स उसी एक सप्लाई पे अपने साथ में लगा लेगी, ठीक है। पहले क्या होता था कि दोनों टैक्सेस अलग अलग लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती थी। अब ये एक ही टैक्स दोनों गवर्नमेंट एक साथ में लगा लेती है, तो राज्य के अंदर ही अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, सप्लाई हो रही है, तो ये दोनों लगेंगे, और राज्य से अगर बाहर आप जा रहे हो तो आपके आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये है इसका ड्यूल टैक्सिंग स्ट्रक्चर, और एक इसकी और विशेषता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी। अब अगर हम बात करें कि इसमें और क्या है, इसके एक फीचर में है मिनिमम एग्जम्पशन, मिनिमम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एग्जम्प्टेड। इसमें देखिए इसकी एक और विशेषता है जीएसटी की कि इसमें बहुत ही कम जो गुड्स और सर्विसेज है उन्हें एग्जम्प्टेड किया गया है। मतलब जो विजिबल है ना, सॉरी देखिए विजिबल नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। ऊपर लिखना पड़ेगा, विजिबल एरिया से बाहर जा रहा है पॉइंट। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जो पॉइंट नंबर 5 था, मिनिमम गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या रखा गया है, एग्जम्प्टेड रखा गया है, ठीक है। ये पॉइंट है इसका कि मिनिमम गुड्स और सर्विसेज को एग्जम्प्टेड रखा गया है। पहले क्या होता था, पुराने वाले जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे गुड्स और बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जिन्हें एग्जम्प्टेड लिस्ट में डाला हुआ था। तो जीएसटी में वो लिस्ट क्या कर दी है, बहुत ही छोटी कर दी है, बहुत ही कम सारे जो गुड्स हैं उन्हें एग्जम्प्टेड रखा गया है और बहुत ही कम सर्विस को एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 में देखिए इसकी जो है ओनली 5 टैक्स रेट है, ठीक है। जीएसटी की जो टैक्स रेट है वो सिर्फ कितनी है, 5 है, ठीक है। अगर हम रेट की बात करें तो कौन कौन सी है, एक तो है 0%, दूसरी है 5%, और तीसरी अगर हम बात करें तो 12%, एंड देन 18%, एंड देन एक है 28%, ठीक है। तो जीएसटी की पहले वाले जो टैक्स जो थे उसमें बहुत अलग अलग रेटें चलती थी, एक स्टेट में अलग चल रही है, दूसरे स्टेट में अलग चल रही है। तो इस वाले टैक्स में जो है आपके जो टैक्स रेट रखी गई है वो 5 रेटें ही रखी गई है। एक तो 0% है, एक 5% है, एक 12% है, और एक 18% है, 28% है। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली रेट है वो 18% है। मतलब 18% में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ 5 रेटें रखी गई है, मतलब सारे स्टेट को यही रेटें फॉलो करनी है, सभी स्टेट में यही रेट चलेगी, ठीक है। तो ये 5 रेटें जीएसटी के लिए रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनाइज्ड जीएसटी एंड एसजीएसटी। हार्मोनाइज्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि हार्मोनाइज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है कि जो प्रक्रिया सीजीएसटी के लिए यूज़ हो रही है, जो प्रोसेस, वो प्रोसेस किसके लिए यूज़ होगी, एसजीएसटी के लिए होगी। ऐसा नहीं होगा कि सीजीएसटी के लिए अलग प्रोसेस यूज़ की जा रही है और एसजीएसटी के लिए अलग प्रोसेस यूज़ की जा रही है। मतलब प्रोसेस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हटा दिए गए हैं। दोनों ही प्रकार के टैक्सों के लिए जो नियम है, जो रूल्स है, जो प्रोसेस है और टैक्स का कलेक्शन का जो प्रोसेस है, दोनों के लिए क्या है, सिमिलर है। मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी रखी गई है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं हार्मोनाइज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फिर देखिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका फीचर आ रहा है 8 नंबर फीचर। तो 8 नंबर फीचर देखिए क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो देखिए ये क्या होता है कि जैसे कोई एक सप्लायर है, ठीक है, वो पहले सप्लाई करने से पहले
या तो माल किसी से खरीदेगा गुड्स, ठीक है, या फिर अगर हम रीसेलर की बात करें या रिटेलर की बात करें तो रिटेलर भी फाइनल जो सेल्स करने से पहले कहीं ना कहीं से माल को परचेज़ करके लेके आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब वो माल को परचेज़ करके लेके आता है, क्योंकि अब देखो जीएसटी की जो टैक्सेबल इवेंट है तो वो क्या है, सप्लाई है। तो जैसे ही वो माल परचेज़ करके लेके आएगा तो वो परचेज़ के ऊपर क्या पेड करेगा, जीएसटी पेड करेगा, ठीक है। तो वो पेड करेगा, पेड जीएसटी ऑन परचेज, ठीक है, वो परचेज के ऊपर जीएसटी पेड करेगा। एंड देन फाइनली जब वो उस गुड्स को क्या करेगा, फाइनल कंज्यूमर को सेल करेगा तो वापस वो उससे क्या करेगा, सेल्स के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा, ठीक है, सेल्स के ऊपर जीएसटी लगाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीएसटी ऑन सेल्स, ठीक है। अब देखिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगी कैसे, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आएगी वो कैसे आएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको हम कह सकते हैं जीएसटी ऑन सेल्स माइनस जीएसटी पेड ऑन परचेज, ठीक है। तो मतलब जो सेल्स के ऊपर जीएसटी लगाया गया है उसमें से माइनस कर दो कि आपने परचेज के ऊपर कितना जीएसटी पेड किया था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है कि आप जो फाइनल ले रहे हो उसमें से आपने जो पेड किया है वो माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें ये एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, उसको हम देखते हैं कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है इन दोनों की टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करें तो देखिए सीजीएसटी की टैक्स क्रेडिट जो है वो सीजीएसटी के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है, सीजीएसटी टू सीजीएसटी यूज़ की जा सकती है। और अगर हम एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी की टैक्स क्रेडिट भी किसके लिए यूज़ की जा सकती है, एसजीएसटी के लिए की जा सकती है, ठीक है। मतलब इनकी टैक्स क्रेडिट को एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, सीजीएसटी की सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी की एसजीएसटी के लिए यूज़ की जाएगी। अब अगर हम बात करें कि आईजीएसटी, तो आईजीएसटी के लिए इन दोनों की टैक्स क्रेडिट को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आईजीएसटी के लिए इन दोनों की टैक्स क्रेडिट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखना पड़ेगा, इसको एक बार हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका जो है यूज़ ऑफ HSN कोड एंड SAC कोड, ये इसका एक और फीचर है। तो देखिए ये HSN कोड क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार का कोड है जो कि गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। HSN कोड जो है वो गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है और SAC जो कोड है वो सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो गुड्स है उनके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम होते हैं। तो इस वजह से गुड्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है टैक्स लगाने के लिए। तो टैक्स लगाने के लिए गुड्स को आसानी से पहचाना जा सके इसके लिए उन्हें क्या दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं, ठीक है। और उस कोड का नाम रखा गया है HSN कोड। और HSN कोड की अगर हम बात करें तो ये जो कोड है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो देखिए इसका नाम हम लिख देते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये इसका नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी में जो गुड्स के लिए कोड यूज़ किया गया है उसका क्या नाम है, तो ये है HSN कोड जो कि गुड्स के लिए यूज़ किया गया है और इसका जो फुल नाम है वो है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ पे सिर्फ ए आने वाला है, तो ये इसका नाम है TURE। तो देखिए ये नाम है इसका फुल, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि गुड्स के लिए यूज़ किया गया है। और जो ये SAC कोड है,
इसका लिख सकते हैं हम HSN इज इक्वल टू, और SAC जो कोड है उसको हम लिख सकते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये सर्विसेज के लिए यूज़ किया गया है, जिसमें सर्विसेज को पहचानने के लिए भी उनको कोड दिए गए हैं जिसका नाम है सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। तो ये आपका पूरा HSN और SAC कोड गुड्स और सर्विसेज को दिया गया है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। अब हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे फीचर्स के 10 नंबर पॉइंट की। तो देखिए फीचर्स का जो 10 नंबर पॉइंट है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर पॉइंट, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। जिसको हिंदी में बोलते हैं विधायी ढांचा, मतलब इसे किस प्रकार से कैसे लगाया गया है GST को, तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने अभी अभी देखा है कि जो स्टेट के अंदर की अगर हम बात करें, देखो अब क्या होगा कि सप्लाई दो तरीके से हो सकती है। एक तो हम कह सकते हैं कि राज्य के अंदर हो सकती है और एक सप्लाई हो सकती है राज्य के बाहर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो दोनों ही तरह की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो पहले अगर हम बात करें तो पहली बात हम करेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक उसमें बना लेती हूँ। देखिए GST की अगर हम बात करें तो GST दो तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। पहला जो लिखेंगे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरी होगी इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये दो तरह की सप्लाई हमारे सामने होगी, राज्य के अंदर और राज्य से बाहर, ठीक है। तो जो राज्य के अंदर सप्लाई होगी उसके ऊपर दो तरह के टैक्स चलेंगे, ठीक है। एक टैक्स तो होगा CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और जो दूसरा टैक्स रहेगा वो होगा SGST, ठीक है। तो पहला होगा CGST और दूसरा होगा SGST। तो ये लगेगा राज्य के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं राज्य के भीतर सप्लाई होने पर, ठीक है। और राज्य से बाहर जा रहे हैं तो एक टैक्स लगने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे, IGST, ठीक है, जिसे हम कहेंगे IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए ये जो इस तरीके से कर लगाए जा रहे हैं ना कि राज्य के अंदर सप्लाई कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है, और राज्य से बाहर अगर आप लेके जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है आपके ऊपर इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, इसका जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम पहले ही इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में अब यहाँ पे देखते हैं कि CGST लगाया जाता है और SGST लगाया जाता है। तो यही मैं आपको बता देती हूँ कि CGST को रेगुलेट करने के लिए CGST एक्ट 2017 जो है वो लगाया गया है, और ये किसके द्वारा पारित किया गया है, संसद द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। संसद ने इसे पारित किया है CGST एक्ट को। और देखिए यहाँ पे ये जो SGST लिखा है ना, इसकी जगह हम ये एक बात और लिख सकते हैं UTGST, मतलब जिन राज्यों में विधानसभाएं नहीं है तो वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज है, जो स्टेट नहीं है, वहाँ पे कौन सा लगेगा, UTGST लगेगा, ठीक है। तो ये बात, ये दोनों एक दूसरे के हैं, जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे SGST लगेगा और जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे क्या लगेगा, UTGST लगेगा। तो अब देखो ये बात करते हैं हम कि CGST लग रहा है, तो CGST को रेगुलेट करने के लिए CGST एक्ट 2017 संसद द्वारा पारित किया गया। अब SGST की बात करें तो SGST के लिए क्या, SGST विजिबल है ना, ठीक है, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि SGST के लिए, ठीक है, SGST के लिए SGST एक्ट 2017 पारित किया गया और ये राज्य की विधानसभाएं पारित करती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विधानसभा द्वारा, जहाँ पे विधानसभाएं हैं वहाँ पे विधानसभाओं ने
विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है SGST एक्ट 2017, जो कि SGST को रेगुलेट करता है। और अगर यूनियन टेरिटरीज़ है, अगर कोई स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ है, सॉरी स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरीज़ है, तो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए यूनियन टेरिटरीज़ जो GST है UTGST एक्ट वो पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये UTGST को फिर रेगुलेट करता है। और देखो UTGST जो है वो भी संसद द्वारा पारित होता है। एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के आपको इसको डिटेल में वापस एक बार समझाती हूँ, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखिए, आपको ये तो अभी जानकारी मिल गई है कि दो तरह की सप्लाई होगी, एक तो होगी इंट्रा स्टेट और एक होगी इंटर स्टेट। तो जो इंट्रा स्टेट की बात करें, एक बार मैं वापस लिखती हूँ यहाँ पे, ये है इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है उसके लिए दो तरह के टैक्स लगेंगे। कैसे? एक तो CGST लगेगा, CGST लगेगा, और उसके लिए जो एक्ट चलेगा वो CGST एक्ट 2017 चलेगा, और वो किसके द्वारा पारित किया गया? संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर देखिए नेक्स्ट है SGST लगाया जाएगा। ठीक है, SGST या फिर UTGST कह सकते हैं हम, अगर वहाँ पे राज्य नहीं है, वो है यूनियन टेरिटरीज, तो UTGST लगेगा। अब देखिए SGST की, सिर्फ SGST की बात करें ना, तो SGST को रेगुलेट करने के लिए SGST एक्ट 2017, और जो कि राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, विधानसभा द्वारा। ठीक है, और UTGST जो है, UTGST, तो UTGST यूनियन टेरिटरीज एक्ट है, तो इसके लिए देखो हम ये लिख सकते हैं UTGST एक्ट 2017, और इसे पारित किया है संसद ने। ठीक है, तो ये इसका वो है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कह सकते हैं, विधायी ढांचा इसका। और अगर हम बात करें इंटर स्टेट सप्लाई की, तो सिर्फ एक लगने वाला है, इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, और इसके लिए जो एक्ट चलेगा वो कौन सा चलेगा? IGST एक्ट चलेगा, IGST एक्ट 2017, जिसे संसद ने पारित किया है। ठीक है, तो ये इसका विधायी ढांचा है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है इसका। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसके फीचर की बात करें, तो नेक्स्ट फीचर देखिए GST का क्या है? एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसकी एक और क्या है? विशेषता है। तो देखिए उसके बारे में भी अभी हम देख लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर पॉइंट है इसका, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन GST का कैसे होता है? तो ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो जो भी सप्लायर है, चाहे वो गुड्स सप्लाई करता हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करता हो, उसको GST के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो जो भी सप्लायर है, अगर हम बात करते हैं कि जो सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज, तो उसको GST के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब देखिए ये बात करते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब देखिए इसके लिए एक लिमिट भी दे रखी है आपको कि इतनी लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो गुड्स की अगर हम बात करें, तो जो गुड्स के सप्लायर हैं, अगर उनका फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर या सेल्स है वो अगर 40 लाख रुपए तक रहता है, 40 लाख रुपए तक रहता है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर किसी का टर्नओवर, किसी की सेल्स 40 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो फाइनेंशियल ईयर में जो उसकी सेल्स है, या जो भी हम कह सकते हैं कि उसका जो टर्नओवर है, तो टर्नओवर उसका कितना रहना चाहिए? 20 लाख से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, 20 लाख से अगर ज़्यादा रहता है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा?
रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जो भी भारत के अंदर सप्लायर है, जो चाहे गुड्स का सप्लाई करते हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, उन्हें जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक लिमिट रखी गई है। तो लिमिट क्या है? गुड्स के लिए लिमिट रखी गई है कि 40 लाख तक अगर आपका सेल्स या टर्नओवर रहता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। और अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस के लिए ये लिमिट 20 लाख रखी गई है। तो अगर आप 20 लाख के अंदर रहते हैं या 20 लाख से कम की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर 20 लाख से अबव रहता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एक और फीचर है जीएसटी का। फिर देखिए आगे बात करते हैं हम जीएसटी के फीचर के बाद में। नेक्स्ट अब देखिए एक इम्पोर्टेंट एक और बात इसमें है जीएसटी में, वो एक बार देख लेते हैं कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन्हें कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो उसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कि वो कौन कौन से गुड्स हैं। तो देखिए 2 प्रकार के जो गुड्स हैं, यहाँ पे फीचर जो हैं वो इसके इतने ही हैं, हम इतने ही फीचर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो इसके फीचर और भी हो सकते हैं, लेकिन हम इतने ही अभी डिस्कस कर पा रहे हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जिन्हें हमने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है, तो उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो गुड्स हैं उसको एक बार मैं लिख देती हूँ। गुड्स केप्ट आउटसाइड, गुड्स केप्ट आउटसाइड द जीएसटी, जीएसटी के दायरे से बाहर रखे जाने वाले कुछ गुड्स हैं। और पहले अगर हम बात करें कि पहला कौन सा है, तो पहला है वो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो अल्कोहल पीने के लिए यूज़ आ रही है लोगों के लिए, तो उस अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती है और उस पर जीएसटी नहीं लगता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड जो है वो है पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सेकेंड है पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो देखिए पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे बात करें पेट्रोल, डीजल और जो टरबाइन के फ्यूल वगैरह हैं, उनको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब देखिए क्यों नहीं लगता है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के ऊपर पहले से ही बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, टैक्सेस लगे हुए हैं, इस वजह से अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगाया गया। और दूसरी बात करें तो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, इन पे भी पहले से ही बहुत सारे जो है टैक्सेस चल रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट और उस पर जीएसटी लगाना चालू कर देगी तो गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को जीएसटी के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। लेकिन जो तंबाकू उत्पाद हैं, तंबाकू उत्पादों के ऊपर जीएसटी ज़्यादा दरों से लगाया गया है। तंबाकू उत्पाद जो होते हैं, जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जीएसटी की रेटें बहुत हाई हैं और पहले से भी उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वो दोनों गुड्स थे जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। अब अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, जीएसटी काउंसिल एंड इट्स रोल, तो देखिए अब हम बात करेंगे कि जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, ठीक है। जीएसटी परिषद कह सकते हैं हम उसे। तो जीएसटी परिषद देखिए कैसे बनाया गया है और वो क्या करता है उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं अभी। तो देखिए जीएसटी परिषद, जिसको जीएसटी काउंसिल भी बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल, तो देखिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। और जीएसटी काउंसिल क्यों बनाया गया है,
कि जीएसटी, जैसे ही जीएसटी लगाया गया तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल है 279 उसके हिसाब से भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी का बिल पास होने के 60 दिन के अंदर अंदर क्या बनाना चाहिए, जीएसटी काउंसिल बना लेना चाहिए और उसके सदस्यों की नियुक्ति कर लेनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 279, ठीक है। 279 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी जीएसटी लागू होगा या जीएसटी लागू हो गया तो उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर क्या बनाना पड़ेगा? जीएसटी काउंसिल बनाना पड़ेगा, जीएसटी परिषद बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कौन बनाएगा इसको? राष्ट्रपति बनाएगा, राष्ट्रपति द्वारा ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो बनाया गया और इसके जो भी सदस्य है उनकी भी नियुक्ति की गई। तो देखिए अब हम इसके एक एक पॉइंट को लेते हैं कि इसका कैसे क्या हुआ है। तो गठन की ये हमने बात की है कि आर्टिकल 279 के अकॉर्डिंग जीएसटी लागू होने के 60 दिन के अंदर अंदर भारत का राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करेंगे और उनके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सदस्य कौन हो सकते हैं। सदस्य मतलब इसके मेंबर्स जो है इस काउंसिल के, वो कौन कौन हो सकते हैं। तो ये एक परिषद है और ये परिषद जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए, जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। तो इसके जो सदस्य होंगे वो कौन से होंगे? राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के जो भी मंत्री वित्त से संबंध रखते हैं, ठीक है। राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स, जो कि किससे रिलेट रखते होंगे? फाइनेंस से रिलेट रखते होंगे। तो वो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेंबर के बारे में और अगर हम डिस्कस करें तो इसके मेंबर कितने होने चाहिए? केंद्र में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसका जो पार्टीशन है केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार का इसका 1/3 का क्या है? पार्टीशन है सदस्यों में, ठीक है। और राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार का जो सदस्यों में संख्या है वो है 2/3, ठीक है। सभी राज्यों के जो भी सदस्य हैं वो मिलकर के 2/3 को कंप्लीट करेंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का 1/3 का क्या है? मताधिकार है, ठीक है। और राज्य सरकार का 2/3 का मताधिकार है इसमें। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या होगा कि सदस्य कौन बन सकते हैं? सदस्य तो केंद्र के और राज्य सरकारों के जो मंत्री होंगे, जो किससे संबंध रखते होंगे? फाइनेंस से संबंध रखते होंगे, वो लोग इसके क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं। और केंद्र का इसमें मताधिकार देखा जाए तो कितना आएगा? 1/3 आएगा, ठीक है। और अगर राज्य सरकार के मताधिकार की बात करें तो 2/3 भाग है मताधिकार का। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि सभी राज्य जो है सम्मिलित रूप से 2/3 पर मताधिकार के अधिकार में रहेंगे, ये तो हमने देख लिया। फिर देखिए यदि 50% सदस्य मीटिंग में उपस्थित हो जाते हैं तो कोरम पूरा हुआ माना जाता है। मतलब अगर इसमें से 50% जो मेंबर्स हैं वो अगर किसी मीटिंग में क्या हो जाते हैं? उपस्थित हो जाते हैं तो इनका कोरम क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और आगे कोई भी डिसीजन अगर लेना है, कोई प्रस्ताव पारित करना है तो पारित किया जा सकता है। बस बहुमत से कितना आना चाहिए? 75% बहुमत आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सब इसके काउंसिल की बातें हैं कि इसके मेंबर वगैरह कौन हो सकते हैं, इस काउंसिल का गठन कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और जीएसटी लागू होने के 60 दिन के बाद करेंगे। मेंबर्स कौन हो सकते हैं? केंद्र और राज्य के मंत्री जो कि वित्त से संबंध रखते होंगे। और केंद्र का इसमें मताधिकार 1/3 है और जो राज्य सरकार है उसका मताधिकार 2/3 है। अब हम ये बात करते हैं कि काउंसिल का गठन कर लिया, काउंसिल बना ली गई, और काउंसिल करेगी क्या? काउंसिल क्या करेगी? काउंसिल जीएसटी को रेगुलेट करेगी, जीएसटी की रेट को डिसाइड करेगी और टैक्स का कलेक्शन प्रोसेस को क्या कराएगी? उसका क्रियान्वयन करवाएगी। जो टैक्स प्रोसेस होगी उसका क्या करवाएगी? क्रियान्वयन करवाएगी। ये सारा काम उसका प्रशासन का जो संभालेगा वो कौन संभालेगा? काउंसिल संभालेगा, ठीक है। काउंसिल जीएसटी के रेट को भी डिसाइड करेगा, उसके रूल्स भी सेट करेगा, उसकी प्रोसेस को भी डिसाइड करेगा और सारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कौन संभालेगा? जीएसटी का काउंसिल, ठीक है। तो ये इसका काउंसिल है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें ले सकते हैं जीएसटी के बारे में। और अगर बेसिक में हम जानना चाहते हैं तो जीएसटीएन और उसके कॉमन पोर्टल की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क और उसके कॉमन पोर्टल।
अब देखिए हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ GST एंड कॉमन पोर्टल। ठीक है, ये क्या चीज़ है, GST एंड कॉमन पोर्टल, ये क्या देखो बनाया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए भारत क्या है कि एक बहुत ही क्या है, बड़ा देश है और इसमें कर दिया GST लागू। तो GST लागू करने के बाद में GST के सारे काम एकदम सही तरीके से हो, इसके लिए क्या बनाया गया, एक कॉमन पोर्टल बनाया गया। ठीक है, कॉमन पोर्टल क्या चीज़ होगी, जिसपे देश के जितने भी सारे सप्लायर और वगैरह है वो जा कर के अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टैक्स को जमा करवा सकते हैं, टैक्स की क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये सारा काम उस कॉमन पोर्टल पे किया जा सकता है। तो GST को रेगुलेट करने के लिए, GST का सारा काम निपटाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसे हम सामान्य पोर्टल भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको सामान्य पोर्टल कहा जाता है और इंग्लिश में कॉमन पोर्टल कहा जाता है। तो जितने भी जो सप्लायर वगैरह है उनके लिए एक कॉमन पोर्टल जरूरी था, जहाँ पे जा कर के इस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, GST की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्टल बनाया गया और फिर देखिए ये पोर्टल जहाँ जैसे बनाया गया ना, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी GSTN की। अब ये GSTN का मतलब क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। अब देखिए गुड्स और सर्विस नेटवर्क जो है वो इस कॉमन पोर्टल को संभालेगा। ठीक है, मतलब कॉमन पोर्टल बना तो दिया है, लेकिन इस कॉमन पोर्टल को संभालने के लिए किसका गठन किया गया, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क का गठन किया गया, जो कि क्या करेगा, इस कॉमन पोर्टल को संभालेगा। अब देखिए जो गुड्स और सर्विस नेटवर्क बनाया गया ना, इसके लिए 51% जो हिस्सेदारी है, 51% हिस्सेदारी वो किसकी है, निजी क्षेत्रों की है, प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है, निजी क्षेत्रों ने इसमें 51% इस पोर्टल को बनाने के लिए क्या दिया है, पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है। तो ये जो है निजी क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी है पूंजी लगाने में वो 51% है और बाकी की जो 49% हिस्सेदारी है वो राज्य और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार की बराबर की हिस्सेदारी। ठीक है, बराबर की हिस्सेदारी। तो देखिए ये जो GST नेटवर्क बनाया गया है, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, वो कॉमन पोर्टल को संभालने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कॉमन पोर्टल पे क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर GST के रिटर्न भरे जाएंगे, फिर टैक्स जमा करवाए जाएंगे और टैक्स की क्रेडिट ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को संभालने के लिए एक कॉमन क्या बोलते हैं, नेटवर्क की, कॉमन की नहीं सॉरी, GST नेटवर्क की ज़रूरत थी। तो GST नेटवर्क का गठन किया गया और इसके जो 51% हिस्सेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर ने दी है और 49% किसने दी है, केंद्र सरकार ने दी है। ठीक है, तो ये पोर्टल हो गया। अब ये पोर्टल करता ये जो GST नेटवर्क है ये करता क्या है पता है, इस पोर्टल पर होने वाले सभी गतिविधियों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाता है और जो ये प्रोसेस होती है कॉमन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, टैक्स जमा करवाने की वगैरह, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये GST नेटवर्क है जो कि कॉमन पोर्टल के लिए बनाया गया है और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि 51% हिस्सेदारी किसकी है, निजी क्षेत्रों की, और 49% हिस्सेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बराबर की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं GSTIN की, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या चीज़ होती है, तो देखिए अब हम बात करते हैं GSTIN। देखिए इसका नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, गुड्स पूरा नाम लिख देते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन, IDEN आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है,
गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम कह सकते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, ठीक है, हिंदी में ये कह सकते हैं। अब देखो ये होता क्या है कि जब भी कोई सप्लायर या जब भी कोई व्यक्ति अपना जीएसटी के लिए क्या करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसे क्या दिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, GSTIN। और ये बहुत ही यूनिक नंबर होता है, ठीक है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि कितना होता है, 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, ठीक है, ये बहुत ही यूनिक नंबर होता है जो कि क्या होता है, 15 डिजिट का होता है। अब देखिए इसको ना किसी भी व्यक्ति के पैन नंबर से मिला करके बनाया जाता है, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा जीएसटी के लिए, उसके पैन नंबर से मिला करके इसको 15 डिजिट का ये कोड बनाया जाएगा। ये एक यूनिक कोड होता है, यूनिक नंबर होता है, जो कि क्या करता है, एक पहचान संख्या का काम करता है। जैसे पैन कार्ड इनकम टैक्स के लिए पहचान संख्या का काम करते हैं, वैसे GSTIN जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो जीएसटी के लिए पहचान संख्या का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था GSTN के बारे में। इसके बारे में देखिए और क्या हो सकता है कि कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे 15 डिजिट का क्या दिया जाता है, एक नंबर प्राप्त होता है जिसे GSTIN कहते हैं, और एक यूनिक नंबर होता है, और ये किसी व्यक्ति के पैन नंबर से मिल करके बनाया जाता है। तो ये वाला सारा कुछ है इसके अंदर GSTN के अंदर। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, बहुत ही बेसिक थी कि कैसे लगा, क्या लगा GST, तो ये सारी बेसिक जानकारी थी। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंस या फिर जो एडवांटेजेस है और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम पूरी कंप्लीट क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें दूसरा वीडियो लेक्चर लेना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा इसमें। तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगी GST के एडवांटेज क्या रहे हैं और GST के डिसएडवांटेज क्या रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।